सियासत में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होता है। कभी-कभी सियासत में 2 और 2 22 भी होता है। लेकिन इसको करने के लिए एक रणनीतिकार की ज़रूरत पड़ती है। हम बात कर रहे हैं आज हम उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में हैं, जिसे औद्योगिक राजधानी भी बोलते हैं। जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उत्तर प्रदेश का, जो 2029-30 तक पूरा होगा, उसका उस सपने को पूरा करने का एक बहुत बड़ा जो है रास्ता जो है कानपुर से होके जाता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत हैं, अरुण पाठक जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है जो उत्तर प्रदेश को जो है उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर कर रहा है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चलते-चलते में। अब तक की जो बात करते हैं सर, लगातार हम पीछे से नहीं जा रहे हैं, हम शुरुआत से आते हैं। 12 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हुए हैं, बीजेपी सरकार के लगातार जो अच्छे कार्यों को जो बोला जाता है, लेकिन विपक्ष को कहीं न कहीं लगातार इसमें अभी भी कमी दिखती है, ऐसा क्यों? 12 साल बेमिसाल। और ये केवल भारतवर्ष के ही लोग नहीं, ये दुनिया के लोग ये कह रहे हैं कि इन 12 वर्षों में भारतवर्ष ने हर क्षेत्र में जिस प्रकार से तरक्की की है, जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बना है, और एक एक करके हम लोग इसको बता सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं का सशक्तिकरण। मोदी जी की जो प्रारंभिक योजनाएं आई, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या उज्ज्वला योजना हो, या लाखों गरीब लोगों का जिन्होंने बैंक की शक्ल नहीं देखी थी उनके जनधन खाते खुलवाए हों, ऐसे लोगों तक प्रशासन, सुशासन, सेवा और संस्कार, इन 4 एम को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, जिसमें मोदी और योगी जी का, एक ऐसे प्रदेश को जिसको लोग, जहां आने में लोग डरते थे, जहां पर बत्ती या बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जहां पर प्रशासन बड़ा डामाडोल था, आकर इन 9 वर्षों में योगी जी ने और 12 वर्षों में मोदी जी ने जो कायाकल्प किया है, जन जन इसको समझता भी है, और समझता ही नहीं है, इसको मानता भी है। और मानने के उदाहरण भी ये हैं कि चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, या 19 हो, या 22 हो, या फिर 24 हो, लगातार लोगों का आशीर्वाद मिला है आदरणीय मोदी जी को, योगी जी को, हम सबको। और ख़ास तौर से सेवा तो बहुत लोग लेते होंगे, परंतु संस्कार के साथ सेवा करना, आपको याद होगा जब कुंभ का मेला हुआ था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये संस्कारी तो थे कि जो वहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, भगवान राम ने केवट के पैर धोए होंगे, उसके बाद यदि यह ऐतिहासिक घटना हुई तो कुंभ के मेले में हुई। आदरणीय मोदी जी ने सभी सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उनके पैर धोना, उनका सम्मान करना, और पूरे देश के साथ, पूरे समाज के साथ उनको कृतज्ञता व्यक्त करना कि उनका जो काम है, उन्होंने जो कुंभ में किया है, वो वास्तव में बहुत शानदार रहा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मुझे याद आता है कि जब जीएसटी आ रही थी, शायद 2015 के आसपास, तो हमारे ये विपक्ष के दोस्त पता नहीं क्या क्या बातें, क्या क्या इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि जीएसटी आ जाएगी तो कितना मतलब व्यापारियों के ऊपर उनको बरगलाने का काम कर रहे थे, बड़ा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे हैं, लेकिन व्यापारी पे हम एक बार आपको रुकना चाहते हैं और फिर इससे शुरू करते हैं। एक समय था जब गुंडे माफियाओं का गढ़ होता था। हाँ। और जहां हम बैठे हैं उद्योग नगरी है। हाँ। आज व्यापारी इस 12 साल की जब बात होती है तो कितना सुरक्षित? हाँ, वही मैं आ रहा हूँ भैया। इनको बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। आज किसी भी व्यापारी से पूछे तो कहता है कि जीएसटी से अच्छा कोई ला हो नहीं सकता, जिसमें खुद वो निश्चित करता है कि उसकी कितनी इनकम है, कितना उसको टैक्स देना है। कानपुर की बात करें, ये मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहलाता था। यहाँ पर लोग ठीक से अपना व्यापार नहीं कर पा रहे थे, उनसे हफ्ता वसूली होती थी, उनसे कटमनी होती थी। किसी भी व्यापारी से किसी भी प्रकार का दबाव के साथ उससे वसूल लिया जाता था। आज आप बात करिए, प्रशासन की बात करिए, शासन की बात करिए, कर की बात करिए, तो वो खुलेआम अपना व्यापार कर पा रहे हैं। वो निश्चित रूप से थोड़ा खुले मन से एक दूसरे में रात में 12 बजे भी यहाँ पर बेटियाँ घूम पाने की स्थिति में हैं। बिजली की व्यवस्था बेहाल थी, हर व्यापारी के यहाँ जनरेटर सेट हुआ करते थे। मैंने बात की, एक हमारे इन्वर्टर बेचा करते थे, मैंने बहुत साल बाद मुझे मिले, मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले मेरा धंधा कमज़ोर हो गया। तो मैंने कहा कि इस सरकार में तो सबका धंधा मजबूत हुआ है, आपका कैसे कमज़ोर हो गया? तो बोले मेरा इन्वर्टर का धंधा था साहब, ये तभी चलता था जब बिजली नहीं आती थी। अब आपकी सरकार 24 घंटे बिजली दे रही है तो इन्वर्टर का यूज़ बहुत कम हो गया है। विपक्ष तो बहुत आरोप लगा रहा है कि बिजली नहीं आती। अब वो जिस प्रकार की बिजली चाहते होंगे उस प्रकार की बिजली उनके घर नहीं आती होगी।
अब पैसे वाली बिजली आती है, पूरा आप जो वाजिब उसका शुल्क है वो अदा करें, उसके बाद बिजली आती है। बिजली चोरी रुकी है, कटियाबाजी रुकी है, और लोगों ने अपनी प्रेरणा से लोगों ने बिजली का बिल और पूरी बिजली लेने का मन बनाया हुआ है। आप आगे बढ़ेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारा व्यापारी सुरक्षित है। आप रोजगार की बात करेंगे, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना हो, उसके तहत लोगों को रोजगार के साथ अपना नौकरी के साथ साथ कैसे अपना रोजगार शुरू कर पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि नौकरी सरकारी मिलती है तो किसी एक व्यक्ति को मिलती है, लेकिन जब कोई रोजगार स्वरोजगार शुरू करता है तो 4 फैमिली को और रोजगार देता है। आयुष्मान योजना का जरूर मैं जिक्र करना चाहूँगा। आप कल्पना करिए कि लोगों को इलाज कराना अपने जीवन का सबसे कठिन चीज़ लगती थी कि वो कैसे इलाज करवा पाएंगे। लोग डरते थे। आप किसी जरा जो बीमा कंपनियां वाली हैं उनसे बात करिए, उनके प्रीमियम कम हो गए। क्यों? आयुष्मान योजना के तहत केवल सरकारी नहीं, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम हैं जो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की बीमारी में इलाज मुफ्त कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जो कहते हैं कि उस नर्सिंग होम में, जो टॉप के नर्सिंग होम, हमारे यहाँ रेजेंसी है, पारस है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई गरीब आदमी उस नर्सिंग होम में पैर रख सकता था, आज वहाँ इलाज करा रहा है। ये सब किसकी देन है? ये देन है हमारे जो बहुत शानदार इनका विज़न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे विश्व की सबसे बड़ी एक स्वास्थ्य योजना शुरू की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लाभकारी योजना शुरू की, और आज करोड़ों करोड़ों लोग, खास तौर से 70 वर्ष से ऊपर के सारे बुजुर्ग, इनके परिवारों में 5 सदस्य हैं, जिनके लिए इलाज कराना बहुत एक कहता था ना कि बीमारी आएगी तो हम क्या करेंगे। अपनी ज़मीन बेचते थे, ब्याज में पैसा लेते थे, वो सब जो यदि समाप्त किए और लाखों लोगों की जान बचाई है, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे नौजवान, खास तौर से राष्ट्रवादी नौजवान, मैं उनकी बात नहीं करता जो देश विरोधी होंगे। आप उड़ी में स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो पड़ोसी को भी बता दिया, पहले वो समझाया, उसके आप खुद गए भी प्रधानमंत्री जी, नहीं समझा तो जिस भाषा में वो समझना चाहते थे उस भाषा में समझा दिया है, और अब उनके समझ में भी अच्छे से आ गया है। आतंकवाद कम हुआ है, उसका उदाहरण है धारा 370। कोई कल्पना कर सकता था पूरे देश में 370 धारा भी हट सकती है, वो हटी। अब वहाँ पर इतने पर्यटक जा रहे हैं कि वहाँ के, मैं तो गया था अभी अमरनाथ यात्रा में, पिछले वर्ष भी गया था, लोकल लोगों से बातचीत भी हुई, वो इंतजार करते हैं अमरनाथ यात्रा का। ये वही अमरनाथ यात्रा थी जिसको पूरे देश में इस प्रकार का एक ट्रेलर दिया गया था कि वहाँ के लोग विरोध करते हैं, आज वहाँ के लोग समर्थन में इंतजार करते हैं, जो कि उनको पूरे साल भर का जो जितना रोजगार होता है उतना 1.5 महीने में मिलता है। और पहला जत्था जा भी चुका, और पहला जत्था भी जा चुका है। 3 जुलाई से शुरू भी हो रही है अमरनाथ यात्रा। अभी एक रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ी टॉपिक अभी बात करें, मिडिल ईस्ट की लड़ाई। हाँ, आज हमारे यहाँ जो गैस की बात हो रही है, हमारे पेट्रोल की बात हो रही है, कच्चे तेल की बात हो रही है, विपक्ष बहुत परेशान है। उसका आरोप है कि सही से आपूर्ति नहीं हो पा रही है। क्या है हकीकत, सच्चाई क्या है? उनको तो परेशान होना लाजिम है। अन्य देशों के मुकाबले आज हमारे देश में क्या विपक्ष को तो परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि 50 साल के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। नो एंट्री का बोर्ड भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया है, नो एंट्री का बोर्ड देश की जनता ने लगाया है, तो उनका तो परेशान होना लाजमी है। अब आप बताइए, पड़ोसी देशों में आप देखिए 3-4 गुना 250 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल बिक रहा है। कहीं पर सरकारी ऑफिसेज बंद कर दिए गए, स्कूल बंद कर दिए गए, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। लेकिन भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं हुआ। भारतवर्ष में आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया कि लोगों को जो जन यातायात है उसका उपयोग करना चाहिए। लोगों ने उपयोग करना शुरू किया, और बहुत जरूरी हुआ 2 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये मूल्य बढ़े, जो भी आगे कुछ दिनों में फिर शायद वापस हो जाएंगे। भारत ने इस संघर्ष को बहुत शालीनता के बाद, बहुत सहजता के साथ, बहुत सरलता के साथ और बहुत शांति के साथ, जबकि लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे थे कि हमारी मुद्रास्फीति यहाँ चली जाएगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जाएगी। वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया उन्होंने। बताया ना कि वो जन यातायात का उपयोग करना, ट्रेनों का उपयोग करना, मेट्रो का उपयोग करना, हम सब ने उपयोग किया है। अपने प्रधानमंत्री की बात को मैं ही नहीं, आम जनमानस, मैंने देखा कि मैं जब लखनऊ जाता था तो मैं ट्रेन से कई बार इधर बीच में गया, तो बहुत अच्छे लोग, बहुत बड़े लोग बोले, मैंने कहा कैसे? तो बोले कि प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ और हम सबका ये दायित्व है कि हमको कम से कम ईंधन का प्रयोग करना है, कम से कम बिजली का प्रयोग करना है। हमें यदि 4 लोग जा रहे हैं तो एक साथ कैसे उस स्थान तक जाएं। ये बताता है कि प्रधानमंत्री जी इस देश के सच्चे सेवक हैं, और 140 करोड़ देशवासी उनका परिवार है, उनका सदस्य है, और वो उनको सदस्य की तरह डील भी करते हैं, और हम सब उनको अपना मुखिया भी मानते हैं। ये मानते हुए कि वो देश की तरक्की में, विकसित भारत वर्ष को बनाने में अपना महत्वपूर्ण
एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो कि आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश का, और इसकी अपनी एक अलग जिम्मेदारी है, एक अपनी अलग अहम भूमिका है कि भारत विकसित कैसे बने। उसके ग्रोथ इंजन का काम यदि कोई करेगा तो उत्तर प्रदेश करेगा। मिशन 2047। हाँ, ये मैं इसको कहता हूँ 47 to 47। 47 जब हम आज़ाद हुए और 47 जब हम विकसित बने। इन 100 वर्षों में बड़ा अच्छा हाँ जी, इन 100 वर्षों में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आज सड़कों का जाल है साहब। कहा गया है, अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन ने ये बात कही थी कि जिस देश में सड़कें अच्छी होती हैं अर्थव्यवस्था वहीं अच्छी होती है। और उत्तर प्रदेश ने इसको करके दिखाया। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे हमारे पास हैं, सबसे ज़्यादा स्टेट वे हमारे पास हैं। और सुरक्षा के लिए तो कुछ कहना नहीं, मैं तो कई प्रदेशों में जाता हूँ। मैं भी पश्चिम बंगाल में भी गया था, बेंगलोर भी गया, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि मुझे योगी ऐसा कोई एक मुख्यमंत्री यहाँ पर भेजिए। तो योगी जैसा मुख्यमंत्री हो, योगी जी के स्वभाव जैसा मुख्यमंत्री हो, जो जीरो टॉलरेंस पर काम करता हो, कि जिसको यहाँ पे रहना है नियमानुसार रहना है, संविधान के अनुसार रहना है, और नियम कायदे कानून को मानते हुए आप सब कर सकते हैं। आपके मन में ये हो कि आप बहुत ज़्यादा बाहुबली हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और आप नियम तोड़ने का आपको अधिकार किसी ने दे दिया है, तो खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने ये अनुमति किसी को नहीं दी। आप देख रहे हैं माफिया विहीन प्रदेश है। योगी जी की बात आप कर रहे हैं सर, तो सबसे बड़ी चीज अगर देखना चाहेंगे कि महिला अपराध बहुत बेहद स्तर पर था। एक समय था जंगल बेहद स्तर पे था। बहुत बुरी स्थिति थी उत्तर प्रदेश की, और जैसे बिहार उत्तर प्रदेश तो नाम पे गिना जाता। मिशन शक्ति जब से शुरू हुआ है, 5वां फेज चल रहा है, इसको कितना बड़ा आप ड्रास्टिक चेंज मानते हैं? मिशन शक्ति चाहे महिलाओं को रोजगार देना हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना हो, चाहे महिलाओं को विशेष रोजगार देना हो, या नौकरियों में उनकी जो प्रतिशत है सबसे ज़्यादा इन वर्षों में यदि आप अपना डाटा निकालेंगे पूरे देश का, तो जो नौकरियां निकली हैं, खासतौर से मैं पुलिस बल की बात करना चाहूँगा। पुलिस बल में लाखों नौकरियां निकली, उसमें महिला हमारी जो बहनें थी उनको विशेष रूप से उसमें भागीदारी उनकी सुनिश्चित की गई। और आप देखेंगे आज हर जगह, हर थाने में, हर चौकी में हमारी बहनें सुरक्षा का भी काम कर रही हैं। आप आधी आबादी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? अभी जैसे ही आगे के चुनाव में 33% आरक्षण के साथ महिला शक्तिकरण का, और हमारी घर की आज विधानसभा में देखिए, हाँ जी बिल्कुल बहुत बड़ी तादाद, अभी और तादाद होनी चाहिए, अभी उतनी तादाद नहीं है। और ये सपना वहाँ भी बोलने का मौका दिया जा रहा है, वहाँ भी दे रहा अपने आप में कहीं। हाँ, पूरा एक दिन का जो सेशन है, उन्होंने सभी के लिए, हमारी बहनों ने ही बोला, महिलाओं ने उसकी अध्यक्षता भी की। कई सारी कमेटियों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया। और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संगठनात्मक स्तर पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अन्य लोगों ने केवल बातें की हैं, और मोदी जी और योगी जी ने इसको करके दिखाया है। मैं एक चीज़ और लेना चाहूँगा, खेल कूद की बात करना। जी बिल्कुल। हम सब आगे दावा प्रस्तुत करने वाले हैं पूरे देश में ओलंपिक खेलों के लिए। एशियाड कई बार हो चुका भारतवर्ष में, लेकिन ओलंपिक अभी आज तक नहीं हुआ है। राष्ट्रमंडल खेल भी हो चुके हैं, राष्ट्रमंडल खेल फिर होने वाले हैं। और आप अंतर देखिएगा कि पहले के कांग्रेस शासन के राष्ट्रमंडल खेल और अब के में आप कल्पना करेंगे कि हर आदमी लूटने के लिए तैयार था उस समय। देश की साख को किनारे रखकर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बहुत बड़ा घोटाला करने में उस समय के खेल मंत्री, उस समय के जो मुआजिद लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने किस प्रकार का भारतवर्ष के लोगों की मेहनत की, टैक्स की कमाई का दुरुपयोग किया। आज राष्ट्रमंडल खेल, उसके बाद फिर ओलंपिक खेलों की जिस प्रकार की दावेदारी भारतवर्ष करने वाला है, और पूरी दुनिया में, पूरे जियो पॉलिटिक्स में भारतवर्ष को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। उसके केंद्र में कहीं ना कहीं भारतवर्ष रह सकता है। लेकिन मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ मोदी जी को, जिन्होंने पूरे विश्व में भारतवर्ष को एक पहचान बनाई है, और भारत को जिस स्तर पर आज से 50 साल पहले जाना चाहिए था, उस पर ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि हमारे साथ ही आज़ाद हुए देश आज उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी स्थितियाँ दूसरे प्रकार की और हमारी दूसरे प्रकार की। बिल्कुल, क्योंकि उस समय जब देश आज़ाद हुआ, उसमें जो नेताओं की जो जिम्मेदारी थी, शायद उन्होंने उसमें ठीक से उसमें निर्वाह नहीं किया था, जिसका भार, जिसका लोड आज हम सबके ऊपर आ रहा है। मतलब ये 1947 to 2047। हाँ, मैं तो इसको या भी कहिए 47 to 47 हाँ, तो मैंने एक बहुत पहले 2013 में एक प्रोग्राम किया था। 47, उसमें 2013 की बात थी, तो कुल मिलाकर 53 और 13 66 वर्ष हुए थे। तो मैंने नाम जरूर दिया था 47 to 47, और विज़न ये रखा था कि 2013 तक भारतवर्ष के ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया हो वो,
और आगे का विज़न क्या होना चाहिए। 2013 की बात है और 1947 से 57, 57 से 67, 67 से 77, ऐसे 10-10 वर्षों का एक-एक विशेष रूप से यहाँ पर सर्वेक्षण करा के हम लोगों ने एक-एक व्यक्ति को छाँटा था। किसी को समाज सेवा से, किसी को आईटी सेक्टर से, कि भाई 2007 से 2017 के बीच में 2013 में कार्यक्रम किया तो एक आईटी का भी होना चाहिए। ऐसे हम लोगों ने लगभग 7-8 लोगों का सम्मान किया था और कैसा आगे का भारतवर्ष हो उनका 5-5 मिनट का हम लोगों ने विज़न लिया था। शायद उस विज़न के कुछ बिंदु आए थे। उसमें एक बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण आया था कि किसानों को आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और सौभाग्य देखिए साहब, 2014 के बाद मोदी ने सबसे ज़्यादा काम किया, सबसे पहले महिलाओं के लिए और दूसरा गरीबों किसानों के लिए। आज अभी किस्त आने वाली है फिर तीसरी। आप कल्पना करेंगे कि हर 2-2 हज़ार करके जो किसानों को दिया जाता है, आत्म और प्राकृतिक खेती का जिससे बढ़ावा दिया गया है, किसानों की आय दुगनी हो। ये वही देश है ना जहाँ पर 2014 के पहले खाद के लिए हर साल मारामारी होती थी, हर साल खुदी संघर्ष होता था, हर साल धरना प्रदर्शन होता था। यह तो आपने 10 वर्षों से, जबकि नैरेटिव, विपक्षी नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश करता है कि आपकी खाद की कमी हो जाएगी, आपकी खाद की कमी हो जाएगी। अभी जरूर कहना शुरू कर दिया, जब पूरा सीजन निकल जाता है तो खाद की कमी, हाँ, और खाद की कमी नहीं होती तो कहते हैं अगले साल हो जाएगी। तो उनके पास कहने के लिए, उनके पास सोचने के लिए, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं। मैं सुझाव देना चाहता हूँ विपक्ष के साथियों को कि मंत्र यही है, सेवा है, सुशासन है, संस्कार है और सम्मान है। शिक्षक से राजनेता बनने का जो सफर है और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र मिला देखने के लिए, काशी मिला, तो ये शिक्षा से और राजनीति पे आने, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है मैंने पता किया कि बहुत अच्छे शिक्षक आप रहे हैं। कुछ आपके स्टूडेंट में मिले जो बहुत तारीफ किए कि सर बहुत अच्छे और बहुत कड़क मिजाज थे, कहीं नरम और गर्म वाला सिस्टम था, तो गर्म ज़्यादा हुआ करते, किसी को भी कभी गलत करने का मौका नहीं दिया आपने। तो ये राजनीति में आने का सर कैसे प्लान बना? ये भगवान की कृपा है। ठीक है, मैं शिक्षक था, मैं मानता हूँ कि कोई व्यक्ति शिक्षक पढ़ाई से नहीं बन सकता है जब तक उसके ऊपर सीधे भगवान की कृपा ना हो। और केमिस्ट्री का शिक्षक था और अभी राजनीति में हूँ तो मैं मानता हूँ कि एक शिक्षक को मिस करता हूँ। मैं जरूर अपनी नौकरी से भी आरस ले चुका हूँ, लेकिन 20 वर्षों की शिक्षण काल में बहुत सारा ऐसे ये शिष्य भी मिले जिनको मैंने पढ़ाया और आज बहुत अच्छी स्थिति में भी हैं और वो रिकॉग्नाइज भी करते हैं। बिल्कुल, शिक्षक के लिए जरूरी होता है कि वो अपने छात्रों को केवल पाठ्य का कोर्स दे रहा है कि कुछ और भी दे रहा है। और ये मैंने कहीं से सीखा है तो अब मैंने संघ की शाखा से सीखा है। मैं वहाँ का संसेवक था कि व्यक्ति का निर्माण बड़ा जरूरी होता है। व्यक्ति का निर्माण होता है तो वो फिर सारी जिंदगी अंतिम समय तक समाज की भी सेवा करता है और देश की भी सेवा करता है। और ये एक्सीडेंटल रहा हुआ कि एक ऐसा परिवार यहाँ पर कानपुर में था जो 99 वर्षों से जो स्नातक सीट थी उसमें काबिज था। 1916 से आज़ादी के पहले विधान परिषद हुआ करती थी, विधानसभा नहीं हुआ करती थी, तब से वो वाजिब थे और 5वीं पीढ़ी उनकी तक लगातार एक ही परिवार के लोग थे। मैं मानता हूँ कि मैं शिक्षक था, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था और इन सब के कारण 23 जनवरी 2015 में बाई चांस 23 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती। उस दिन मुझे याद कि रिजल्ट आया था और इस शहर को उस परिवार से इसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो लोगों ने मुझे वोट दिया और उस परिवार से आज़ादी मिली। शिक्षक को चुना और मैंने प्रयास किया कि लोगों को बताऊं कि एमएलसी मतलब क्या होता है, सेवा मतलब क्या होता है और जनप्रतिनिधि माने क्या होता है। और मेरी वोट जो जीत हुई थी वो 28 वोट से, उसके बाद 1810 से हुई थी। फिर दूसरी जब जीत हुई तो वो 10,000 वोटों से हुई और जब तीसरा चुनाव 2023 में हुआ तो पूरे देश की विधान परिषद की सबसे बड़ी जीत 53,000 वोटों से हुई और ये मेरी जीत नहीं थी। ये यहाँ के स्नातक मतदाता, प्रबुद्ध मतदाता, मोदी जी की नीति, योगी जी की नीति, शासन और जो काम किए गए थे रोजगार पैदा करने वाले लोगों के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, प्रबुद्ध वर्ग के लिए, ये उनकी जीत थी। सौभाग्य मेरा ये है कि हमारे जो नेता हैं वो खुद ही जनता की नब्ज को समझते हैं और जो हम लोग के जनता बताती है हम लोग जाके बताते हैं और उसको दूर भी होता है। क्या है कि जब आपके मन में, आप कल्पना करिए कि परिवारवाद हावी था साहब, जो बहुत विपक्ष पार्टियां नाम लेती है, समाजवादी पार्टी एक परिवार पर तो डिपेंड है, कांग्रेस एक परिवार पर तो डिपेंड है, बसपा एक व्यक्ति पर तो डिपेंड है। आदमी शिकायत कहाँ करे जाके उनकी साहब। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में ये है कि
एक सबको मिला के समूह, हर वर्ग, हर जाति, हर पंथ, हर कम्युनिटी, इनका एक समूह है और एक शानदार गुलदस्ता जैसा होना चाहिए भारतवर्ष के लिए, और जनता उसको पसंद नहीं करती है। अजय राय बड़ा हमेशा काशी को लेके एक्टिव रहते हैं, बड़ा कहते हैं कि जनता नकार दी है, जनता ऐसा कर दी है। आप तो चूंकि वहाँ प्रभारी रहे हैं, क्या जनता क्या चाहती है वहाँ? लोकतंत्र में नकारने की परिभाषा क्या होती है? लोकतंत्र में नकारने की परिभाषा वोट होती है। आपने 3-4 बार प्रयास कर लिया, जब भी आप नेता रहे तो तभी रहे जब अब राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी के साथ थे। अब जिस पार्टी के साथ है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बार जनता ने आपको नकारा है। और जो व्यक्ति जनता के जो उसने अपना मत दिया है, जो उसने अपना एजेंडा दिया, उसका सम्मान नहीं करता, लोकतंत्र में वो कभी सक्सेस नहीं होगा। ये विपक्षी पार्टी जनता के मत का सम्मान नहीं करना चाहते। उन्होंने भाई वोट तो दिया ना, पश्चिम बंगाल में जनता ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब कोई कहे कि नहीं आप नकार दिए गए, तो इसको जनता कैसे स्वीकार करेगी? इस उत्तर प्रदेश की धरती में 2014 में किसको जिताया, 2017 में किसको जिताया, आप फिर आए 2019 में किसको जिताया, फिर 2022 में किसको जिताया, फिर 2024 में किसको जिताया, और अभी से लोग कहने लगे हैं कि 2027 में किसको जिताना है। सर कानपुर की बात करते हैं, कितना बदलाव देखते हो कि लंबे समय से, चूंकि बचपना भी आपके यहीं बीता, आप पुराने समय से हैं, कानपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बदला है और क्या कुछ लगता है जो अब जो पहले की स्थिति थी कानपुर की, आज जो एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, क्या ग्रोथ दिख रहा है? जो अगर मिशन हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको आगे सर की कितना चेंज आया है? ये कानपुर का दुर्भाग्य रहा कि बीच में जो लगभग 20 वर्षों तक सपा या बसपा की सरकार रही, उसने कानपुर को केवल एक टैक्स वसूलने वाला शहर समझा और इसका उसी प्रकार से प्रयोग किया। यहाँ पर केवल व्यापारियों को कोई सुविधा नहीं दी गई उसमें, उस शासनकाल में, और केवल टैक्स की वसूली की गई। ठीक बात। लेकिन 2014 के बाद आप देखिए, आज कानपुर मेट्रो शहर हो गया है। कानपुर में रिंग रोड बनकर तैयार हो रही है। कानपुर में एलिवेटेड जीटी रोड बनने जा रही है। कानपुर में गंगा बैराज की तरफ से हमारा आवागमन शुरू हो चुका है। मंदना जो हमारा हाईवे है, स्टेट हाईवे, वो सुचारू रूप से चालू हो चुका है। और पुनः ये विश्वास दिलाया जा रहा है, इस सरकार ने ये विश्वास दिलाया है, मोदी योगी जी की सरकार ने, कि कानपुर को पुराने वैभव पर पहुंचाना है। अभी योगी जी 2 दिन पहले आए थे, जी बिल्कुल, इंटरव्यू चल रहा है। सैकड़ों करोड़ों रुपए की योजनाएं वो शुरू कर गए हैं और आश्वस्त कर गए हैं कि कानपुर को उसका पुराना वैभव मिलेगा। उस समय की लाल इमली हो, एल्गिन मिल हो, इस टाइप कुछ बड़ी मिले। टेक्नोलॉजी परिवर्तित न होने के कारण ये जिम्मेदारी उसमें कांग्रेस की सरकार की थी। बदलना चाहिए था, नहीं बदला, आज वो मिले बंद हो गई हैं। कानपुर का जो व्यक्ति है, कानपुर का जो युवा है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी और मोदी योगी जी के साथ है। और जिस प्रकार से बदलाव कानपुर में शुरू हुआ है, कानपुर एक पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित हो सकता है। गंगा के किनारे का शहर है। जी बिल्कुल। एक चमड़े के रूप में, एक खुजली उद्योग के रूप में, छोटे छोटे MSME कोर्स उस रूप में कानपुर विकसित भी हो रहा है। और विकास कानपुर को चाहिए। मुझे विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कानपुर फिर अपने गौरव को पाए। संघ का क्या रोल सोचते हैं आप? देश में संघ का क्या इस संघ का तो एक ही काम है, व्यक्ति निर्माण करना। संघ की शाखा में व्यक्ति का निर्माण बड़ी बेसिक बात है। क्योंकि मकान सुंदर कब बनेगा? उसकी अच्छी वॉल पेंटिंग हो, वो अच्छा नहीं बनेगा। उसकी नींव मजबूत हो, नींव में जो ईंट लगी है वो मजबूत हो। किसी देश का निर्माण किससे होता है? तो देश का निर्माण इस जमीन भूमि से नहीं होता, इस देश में रहने वाले लोगों से होता है। जब वो लोगों का निर्माण अच्छा होगा, वो संस्कारित होंगे, देश के प्रति सोचेंगे, अपने से पहले देश के प्रति सोचेंगे, अपने से पहले समाज के प्रति सोचेंगे, उनका निर्माण, जहाँ वो काम करेंगे उस काम की ईमानदारी से करेंगे। मुझे याद होगा कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारा मुख्य रूप से टारगेट था कि देश शिक्षित कैसे हो। शिक्षित हो गया, अब क्या हुआ था? बड़े बड़े घोटाले कौन कर रहा है? कोई चपरासी करता है क्या? सब वही पढ़े लिखे लोग करते हैं। वही जो लाखों करोड़ों रुपए पाते हैं, जो तनख्वाह पाते हैं, वो सब घोटाले करते हैं। तो क्यों? तो शायद उनका निर्माण ठीक से नहीं हुआ है। पढ़ा तो दिए गए, लेकिन संघ का जो मुख्य रूप से काम है कि व्यक्ति निर्माण करना है। व्यक्ति अच्छा होगा तो वो जिस क्षेत्र में रहेगा, चाहे वो मजदूर हो, अधिकारी हो, वो कहीं बैंक कर्मचारी हो, वो टीचर हो, वो वकील हो, वो CA हो, वो डॉक्टर हो, अच्छा होगा तो अच्छा डॉक्टर कहलाएगा, अच्छा वकील कहलाएगा, अच्छा टीचर कहलाएगा, अच्छा अधिकारी कहलाएगा, अच्छा मजदूर कहलाएगा। तो संघ का तो एक ही काम है, व्यक्ति का निर्माण करना, और व्यक्ति को निर्माण करके समाज में उसके काम क्षेत्र में जाने देना। शायद यही हो रहा है। तो आज लाखों लोग इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उसी संघ की शाखा में व्यक्ति निर्माण हुआ है, और आज वो भी साथ में काम कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल लेंगे। अब योगी मॉडल कैसा देखते हैं? योगी जी को कैसा नेता समझते हैं? जब पूरे देश की जनता कह रही है कि मुझे योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तो योगी जी एकदम नारियल जैसे हैं, सख्त हैं, बाहर से अंदर से उतने ही बुलाया जाए।
वो सख्त हैं गुंडों के लिए, वो सख्त हैं माफियाओं के लिए, वो सख्त हैं भ्रष्टाचारियों के लिए, वो सख्त उन लोगों के लिए हैं जो समाज विरोधी काम करते हैं। वो मुलायम है किसानों के लिए, वो मुलायम है अब हमारे युवाओं के लिए, वो मुलायम है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वो मुलायम उन सब लोगों के लिए जो इस प्रदेश की तरक्की चाहते हैं। तो शानदार है, हमारे योगी मॉडल भी शानदार है, हमारे मोदी मॉडल भी शानदार है। डबल इंजन की सरकार इस देश को, इस प्रदेश को विकसित भारत की दिशा की ओर ले जाने का काम कर रही है। चलते चलते में हम एक रैपिड राउंड खेलते हैं और हमारे साथ बात करने के अरुण पाठक जी हैं। सर, एक लास्ट राउंड में हम लोग जो है कुछ सवाल पूछते हैं, कुछ नाम लेंगे, उसका एक लाइन में आपको जवाब देना है। हम पहला नाम लेंगे नरेंद्र मोदी। शानदार, बेमिसाल और एक इसको नेता कहते हैं, इस नेता के शब्द को का सम्मान इसने बढ़ाया है। शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद जिसने नेता शब्द का सम्मान एक सेवक के रूप में बढ़ाया है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी। योगी जानदार, ज़बरदस्त और एक आइकॉन, एक ऐसे मुख्यमंत्री की शासन क्या होता है इसको जनता तक पहुंचाने का काम किया है। मायावती, बेदम, अखिलेश यादव, नामी टीपू है। राहुल गांधी, एक सनसनी आया करता था, इसका एक एंकर हुआ करता था, तो जब उनको देखता हूँ तो उसी एंकर की याद आती है कि बातें बड़ी बड़ी और शायद अंदर कुछ नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलते चलते में मिलते हैं अगली बार फिर एक ऐसे ही शख्सियत के साथ।